Good evening, all of you. हाँ जी, बस वो वही वाला था। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दैट्स इट। थैंक यू अतुल जी कि आप यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए तो, क्योंकि आप सब आ चुके हैं, आप सभी को पता है ये सैटरडे क्लास किस विषय में रखी गई है। भाई मैं पूछ रही हूँ कुछ, आप सभी को पता है ये सैटरडे क्लास किस No, विषय no, में रखी। no, ma'am. वैसे ये रोज़ होती है, और लाइक रोज़ इन द जी सेंस हर सैटरडे को होती है। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बहुत आप लोगों से बातचीत करूँगी, फिर उसके बाद में हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो कमलेश कुमार जी, कमलेश कुमार पुरोहित, नमस्कार सर, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? बॉम्बे से हूँ। सर आई कांट हियर यू, आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। सॉरी। रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, आप रिटायर्ड हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप किन से सीख रहे हैं? आपके पिताजी से सीखा हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो क्या क्या सीखा है आपने? तब 1 महीने पहले ही शुरू हुआ है। अच्छा, अभी 1 महीने पहले आपने शुरुआत करी। ओके ओके। तो अभी वैसे ये जो सैटरडे क्लास है ये ग्रुप क्लास होती है, यानी कि सब सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, और ये हमारी जो एप्लीकेशन है यूनिक संगीत धारा SPW, जिसका बाय द वे मैंने टी शर्ट भी पहन रखा है, किसी ने अगर देखा हो तो। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, आप लोगों को नहीं दिख रहा, वेट लेट मी शो। आप लोगों को दिख रही है टी शर्ट? ओके। तो एनीवेज, सो ये वैसे तो ग्रुप क्लास जो हमारी सैटरडे क्लास होती है ना, ये हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं एप्लीकेशन के, वो एक जगह मिलते हैं, एक जगह बैठते हैं, और फिर वैसे तो कुछ ना कुछ कोई एक टॉपिक लिया जाता है कि भाई आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने ये कहा था कि हम कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स लेंगे और उन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो जो आपका सिलेबस है, हालांकि आप भी उसी सिलेबस से सीख रहे हैं, है ना। मॉर्निंग वोकल रियाज है, एंड जी, लय ताल है, मॉर्निंग वोकल रियाज है, और फिर हारमोनियम है ना, गायन है। तो वही एक एक चीज़ हम यहाँ पे लेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ, है ना, वो वैसे बहुत कॉमन सा टॉपिक क्या, हालांकि आप सबको मालूम है, बट म्यूज़िक के स्टूडेंट्स को या जो एक गायक है उसको मालूम होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हम कोई भी चीज़ शुरू करेंगे, अगर हमको ये नहीं मालूम है कि हमारे जो क्या बोल सकते हैं डू एंड डोंट्स क्या क्या है, एज अ स्टूडेंट, एज अ क्या बोलते हैं, एज अ सिंगर, या फिर एज अ परफॉर्मर, आप अगर जैसे कहीं परफॉर्म भी करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं परफॉर्म करते होंगे, या जो कहीं ना कहीं गाते होंगे, है ना। या आप अपने भी अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आपके डूज एंड डोंट्स होने चाहिए है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब म्यूट कर लें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर मेरी आवाज़ आती रहे, एंड जिसको नहीं आ रही है मेरी आवाज़, वो भी एक बार इन्फॉर्म कर दे कि भाई हमको आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक शायद आप सभी को मेरी आवाज़ बखूबी आ रही होगी, है ना। ओके, थैंक यू। सो क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो भी कुछ हमारे इन्हीं चीज़ों के ऊपर सिलेबस बनाया गया है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने ये थोड़ा सा ज़रूरी समझा कि सिलेबस या फिर जो हमारे एक टॉपिक है जो किताब में है, उनसे शुरुआत न करके हम थोड़ा सा हमारे एक
जो क्या बोल सकते हैं, थोड़ी सी हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ लें एज अ स्टूडेंट क्या है, या फिर एज अ सिंगर क्या है, या आप क्या अपने आप में ढूंढना चाहते हैं अगर आप आने वाले समय में गाना चाहते हैं, है ना। तो वैसे सबसे पहले मैं ये जो किताब है राग परिचय यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, एंड आई वुड प्रेफर कि आप लोग ये किताब ख़रीद लें, है ना। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, सबका सेम ही वो रहता है ना। इस तरीके की ये किताब है, दिस इज़ द 4th पार्ट, इसके कुछ 7 या 8 पार्ट आते हैं, है ना। तो आई वुड प्रेफर कि आप ये सारी किताबें ख़रीद लें, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या चाहे रागों की नॉलेज हो, आपको काफ़ी कुछ इन किताबों इसको से इसको अगर चाहें स्कैन या फोटो करके ग्रुप में डाल दें। ये ना 200, 250, 300 पेज की किताब नहीं है। नहीं, मैं दाम नहीं बोल रहा हूँ, तो फोटो खींच के एक ओ यस यस यस, मैं हाँ कवर का। जी मैं डाल दूंगी, करेक्ट। जैसे आप देखो इसमें पर आप लोगों ने ये जो बुक है, सॉरी, ये जो बुक है अगर आपको फ्री चाहिए तो इंटरनेट आर्काइव पे अवेलेबल है वो फॉर फ्री। आप लिंक भेज देना। ठीक है। चलिए, तो जैसे कि अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे जी नहीं, ये हमारी बुक नहीं है, दिस इज़ फॉर द थ्योरी बुक्स, क्योंकि आप जब म्यूज़िक को प्रैक्टिकली सीखते हैं तो उतना ही आपको थ्योरेटिकली भी मालूम होना चाहिए, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको किताबों से मिलती हैं, हालांकि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो हमारी थ्योरी है या जो हमारा म्यूज़िक है वो हम पढ़ पढ़ के सीख जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें आपको इन किताबों से जानने को मिल सकती हैं, है ना। जैसे कि अभी जो मेरे पास में जो किताब है, 2nd पार्ट है ये, है ना। तो इसमें आप देखो, आपको स्वर लिपि के बारे में पता चलेगा, है ना। और काफ़ी रागे हैं, जैसे भैरव राग है, केदार है, मारवा है, पूर्वी है, किताब में है ये सारी चीज़ें, स्वरांगिनी में भी हैं, बट एक्स्ट्रा अगर आपको जानना है, एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो आप इन किताबों को जान सकते हैं, है ना। जैसे कि 3 ताल, झपताल, एक ताल, रूपक ताल, झूमरा, आड़ा, 4 ताल, इन सब के बारे में भी है, बहुत सारे तालों के बारे में है। फिर उसके बाद में बहुत सारी इसमें परिभाषाएं हैं कि स्वर, वक्र स्वर क्या होता है, आरोह, अवरोह, पकड़, सप्तक, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर क्या होते हैं, है ना। ये सारी मैम हाउ मच रुपीज? आई डोंट नो सर, ये बहुत पुरानी किताब है, आप चाहें तो किसी भी बुक स्टोर पे या फिर म्यूज़िक बुक स्टोर या वहाँ पता कर सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा महंगी नहीं आती है ये, मेरे ख्याल से सिर्फ आई थिंक शायद 50 या 200-250 के समथिंग ही आती है, ज्यादा महंगी नहीं आती। मेरे पास भी है, मतलब सारी किताबें लगभग एक किताब जैसे 200-250 के यहाँ समथिंग पड़ती है। यहाँ जैसे 45 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो बहुत पुरानी किताब है हालांकि ये तो, बट ज़्यादा महंगी नहीं आती, आई थिंक 50-60 रुपीज़ की आती है। मैम मेरे पास भी है एक बुक, उसका 70 रुपीज़। हाँ वही बस वही बताया ना मैंने आपको, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 60-70 रुपीज़ की ही आती हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि क्या हमारे डूज एंड डोंट्स होने चाहिए हैं, उन पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत पहले बार भी आपको बोली गई हैं। 1 सेकेंड। तो जिसके पास किताब है वो खोल सकता है, जिसके पास नहीं है वो आप यहाँ पे देखें, ठीक है। सबसे पहला है गायकों के गुण और अवगुण, जो टॉपिक हम बात करें। तो यहाँ पे जो राइटर है संगीत रत्नाकर, ठीक है, ये किताब का नाम है, सॉरी, संगीत रत्नाकर में गायकों के 22 गुण और 25 अवगुणों का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त भी बहुत से गुण अवगुण बताए जाते हैं, किंतु यहाँ पे केवल मुख्य गुणों की ही बात की गई है, ठीक है। आप सब प्लीज़ म्यूट कर दो, मेरे को बहुत आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहला जो हम गुणों की बात करें, जो हमारे डूज हैं, जो हमें करने चाहिए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी चाहिए है वो यही है कि हमारा जो गला है हमें उसका बहुत ध्यान रखना होता है, जो कि मधुर कंठ जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये हमें ध्यान रखना होता है। गमक कर्ण और मींट लेने योग्य मधुर और सुरीला कंठ होना, कम से कम अभ्यास में गाने योग्य होना बहुत बड़ा गुण है ना। यानी कि आप अपने गले का इतना अच्छा रियाज आप करें, इतनी अच्छी गले के साथ में आप मेहनत करें कि आपको बाद में ज़्यादा मेहनत न करते हुए भी आप कम गा पाओ, है ना। जो कि हमारा मॉर्निंग वोकल रियाज जो हमने दिया है, जिसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है एंड प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज है, जो आपके बीज मंत्र की एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद में आपके स्वर विस्तार की एक्सरसाइज वो सारी एक्सरसाइजेज से आपका जो कंठ है वो मधुर बनता है ना। जैसे आप जब ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल जब आपको स्पेशली इन सिंगिंग, बिकॉज अगर आपकी सांस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, है ना, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप लंबे समय तक नहीं गा पाएंगे, है ना। और क्योंकि आप लंबे समय तक नहीं गा पाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कम गाना या क्या बोलते हैं नीचे स्वरों में गाना, ये सब आपके लिए फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं मुश्किल बन जाता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शुद्ध उच्चारण, तो इसमें आपको मालूम ही है कि आप ऑलरेडी मॉर्निंग रियाज में जो 12 खड़ी है उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं बोलेंगे, जो भी हमारे गाने हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, अगर हम उन पे बात नहीं करेंगे, है ना, ढंग से, अगर हम बातचीत में भी अगर हम प्रॉपर जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम गाने में भी नहीं उसको याद रख पाएंगे, करेक्ट। चलिए उसके बाद में आ जाता है आपका स्वर ज्ञान, है ना। तो स्वर ज्ञान जो आपको मॉर्निंग रियाज की जो हमारी चौथी टेक्निक है, जिसको हम स्वर विस्तार बोलते हैं, उसके द्वारा दिया जाता है ना। आपको अलंकारों के, थाट के और स्केल्स के द्वारा स्वर ज्ञान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके स्वर स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। जब आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो बेसिक नॉलेज कंप्लीट होने के बाद में आप कोई सा भी गाना गाना चाहें, आप कोई सी भी स्वरों को लेकर कुछ भी प्रयोग करना चाहें तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान बन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं बाद में पूछूंगी कौन कौन से थे और कौन कौन से हमको ध्यान रखने चाहिए है, तो आप साथ ही साथ लिखते भी जाइएगा। सबसे पहले हमने लिया था मधुर कंठ, कि हमारा गला जो है वो मधुर होना चाहिए है। अब मधुर का मतलब ये नहीं है कि मीठी आवाज़ हो, सुरीली आवाज़ हो, या फिर एकदम ऐसे पतली सी आवाज़ हो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मधुर कंठ का यहाँ मतलब ये होता है कि आप जो भी गाएं वो सुर में गाएं, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, गमक कर्ण और मीण लेने योग्य आपका गला होना चाहिए है, यानी कि आपके गले में वो आकार पैदा होना चाहिए है, आपके गले में वो गमक पैदा होनी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ रियाज से ही होगी, है ना। आप जितना अलंकारों का प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना आकार का प्रैक्टिस करेंगे, आपके गले में वो चीज़ बनती जाएगी और वो मधुर ही कहलाती है ना। वो ही हम उसको ही मधुर स्वर कहते हैं। जी मैडम, मैं ना अभी मैं हूँ उत्तराखंड से। हाँ जी, तो मैडम मैं अपने उसमें 5-6 स्टेज शो कर चुका हूँ। जी मैडम, मेरे को सब ये बोलते हैं, मतलब गुरु है हमारे उसमें, वो ये बोलते हैं तू गाता भी ठीक है, बोला सब कुछ ठीक है, बस तू थोड़ा उस स्वर में नहीं गाता, मतलब तू कभी अपना स्वर भूल जाता है, कभी कुछ भूल जाता है, कभी तू खटके के बाद बोलना होता है तो खटके से पहले ही बोल देता है,
तो किसी की मतलब म्यूजिक के बाद बोलना होता है तो म्यूजिक से पहले ही बोलने लग जाता है, तो समझता नहीं बोला। तो यही चीज़ें तो है, यही तो यहाँ पे बात की गई है कि आपको स्वर ज्ञान इतना ज़्यादा पक्का होना चाहिए आपका कि आप भूल ना जाएं कि अरे यार मैंने गाया तो प था लेकिन मेरे मुंह से म निकला, है ना, मैंने गाया तो ग लेकिन मेरे मुंह से ध निकला, है ना। ये मिस्टेक जो यूजुअली हम करते हैं ना, ये वही है कि जब आपको स्वर ज्ञान नहीं होता है या श्रुतियों का, श्रुति मतलब भी वही है स्वर, है ना। अगर आपको श्रुतियों का ज्ञान नहीं होता है तो फिर आप नहीं वो चीज़ डिलीवर कर पाओगे। जो अभी आपने बोला ना कि भाई गाते तो हैं, हम गा सब लेते हैं, लेकिन वो स्वर में गाना, वो मधुरता उसमें आना, वो रियाज की बात है ना। यहाँ पे जो भी मेरे ख्याल से गुण हैं, वो सारे गुण तभी आएंगे जब आप रियाज करेंगे। और रियाज का मतलब है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे। रियाज खाली मॉर्निंग रियाज नहीं, इवन आप अगर अपना इवनिंग में भी प्रैक्टिस करोगे, शाम को भी जो आपकी प्रैक्टिस है वो अगर आप करेंगे तो ही आप वो चीज़ पा सकते हैं, है ना। चलिए फिर चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा है, जिस पे अपन भी बात करते हैं कि लय और ताल का ज्ञान होना चाहिए, है ना। गायक लयदार हो और उसे सभी प्रचलित तालों का अच्छा ज्ञान हो, जो कि अपन यहाँ पे जो प्रमुख, जो सबसे पहला जो लेसन है हमारा, अगर हम लय और ताल के ऊपर बात करें, वो यही है कि लयकारियाँ हम सीखते हैं और हम प्रचलित तालों की बात करते हैं, है ना। अगर ये चीज़ लिखी गई है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी, ये कहीं ना कहीं ज़रूरी थी, इसीलिए यहाँ लिखी गई है, इसीलिए किताबों में भी इनका वर्णन है कि भाई आपको लय ताल सीखनी बहुत ज़रूरी है ना। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी ताल में गाना अपना गा रहे हो, है ना। जैसे कि आप कोई भी गाना गा रहे हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये कौन सी ताल में है। आपका सीखने का क्या मतलब, फिर गाते तो आप पहले भी थे, है ना, गायन तो आप पहले भी करते ही थे, आप सारे गाने पहले गाते हैं, लेकिन अगर आप सीख के गा रहे हैं तो आपका सीखने का क्या उद्देश्य रहा, अगर आपने उस चीज़ को क्या बोलते हैं यूज़ नहीं किया या इम्प्लीमेंट नहीं किया, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे रागों का ज्ञान, कि यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि अधिक से अधिक रागों का सूक्ष्म ज्ञान हो। केवल इतना ही नहीं बल्कि संप्रकृति रागों से बचना, अल्पत्व, बहुत्व तथा तिरुभाव, आविर्भाव दिखाने की क्षमता भी हो। यानी कि जैसे हम मान लीजिए हमने 3 महीने सीखा, हमने 4 महीने सीखा, हम अच्छा गाने लग जाएंगे। आपने 6 महीने की क्लास ली, आप 6 महीने में भी अच्छा गाने लग जाएंगे, लेकिन वो आपकी मैच्योरिटी कब आएगी गाने में, है ना। आप बोलो कि मैं 6 महीने हो गए मुझे सीखते सीखते, लेकिन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे गाना कैसे है, तो वो मैच्योरिटी आपकी, आप जितनी रागों की प्रैक्टिस करेंगे उनसे आती है ना। जैसे कि बिलावल आपने सीखा, अब उस बिलावल में बहुत सारी और भी बिलावल हैं, है ना। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो एक ही बिलावल हो, उसमें अलहैया बिलावल है, यमनी बिलावल है ना, देवनागरी बिलावल है, उसमें मधुवंती भी आती है, ये सारी हंस ध्वनि राग भी बिलावल राग में आती है ना। तो आपको ये संप्रकृति राग और उसका जो मूल राग है उसका नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे आपकी रागों का नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी गायकी में वो मैच्योरिटी आती जाएगी, है ना। मैडम ये अब हम तो फ्रेशर, मैं तो फ्रेशर हूँ इस क्षेत्र में ना, इसमें भी तो मुझे पता नहीं है कि राग क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं। स्वर तो ये पता है कि सा रे गा मा पा धा नी सा। आपने कब ज्वाइन किया था? मैडम आज ही ज्वाइन किया है। आज ही ज्वाइन किया है? यस। अच्छा, और कौन से ग्रुप में हैं आप? मैडम मैं हूँ ये हरिजा, ऐसी करके कुछ नाम है। हरिजा मैम के ग्रुप में हैं आप? जी जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। वो बिल्कुल आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज देंगी, है ना। वो आपको बिल्कुल बताएंगी कि क्या स्वर है क्या है। ये जो क्लास है ये कॉमन क्लास है जिसमें हम एक ही टॉपिक लेते हैं हर सैटरडे को और उस पर हम चर्चा करते हैं, है ना।
तो जी, और ये thank you बातें मैं मैम। इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे के लिए ध्यान रहे ना कि आप सीख क्या रहे हैं, आपको सीखना क्या है, या फिर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सीखते हुए, है ना। जी 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 जी। चलिए, तो जैसे कि हमने बात कर ली कि भाई आपका जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए है ना, आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, आपको राग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लय ताल में इतना पक्का है होना चाहिए है कि आप बिल्कुल भी एक मात्रा से भी इधर उधर न शिफ्ट हो सके, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है समुचित अभ्यास, यानी कि कम से कम इतना अभ्यास तो होना ही चाहिए कि वो अपने मन के अनुसार आलापतान बना सके। अब आप बताइए मुझे, आलापतान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप इंटरैक्ट करो, ज़्यादा बेहतर है ना। तो आलापतान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बताएं आप। मैम अगर जैसे एक एक करके बोलिए, आप बोलिए। ना आप बोलिए, मुझे बाहर से कोई बुला रहे हैं ना, इसलिए आपकी बात सुनिए। ओके मैम, आई थिंक कि अलाप और ताने के लिए तो पहले तो आकार में गाना आना चाहिए, तानपुरे पे समझ होनी चाहिए, तानपुरे की भी समझ होनी चाहिए, और अलंकार भी आने चाहिए प्रॉपरली और फ्लुएंटली आना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ताल का भी ज्ञान होना चाहिए, लय में कैसे गाना है उसका भी ज्ञान। करेक्ट, क्योंकि हम आलापतान किसका बनाएंगे, हम आलापतान एक राग के ख्याल का बनाएंगे, है ना। अब वो ख्याल आपका किसी ताल में होगा, उस ख्याल को आप किसी लय में गाएंगे, तो सबसे पहला जो आपको आलापतान बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी लय और ताल, है ना। कि आप लय ताल में आप पक्के होने चाहिए। फिर आपको स्वरों का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको रागों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए मैंने आपको बोला आप बिलावल राग में आलाप बनाएं, है ना, तो उसके लिए आपको बिलावल राग आनी चाहिए है, उसके बाद ही आप उसमें आलाप बनाएंगे, है ना। तो वही आलाप, वही प्रक्रिया फिर आप किसी भी गाने में डाल सकते हैं, किसी भी भजन में डाल सकते हैं, है ना। ताल तो उसमें भी है। मान लीजिए अब मैंने आपको किया जैसे जो गाना आप सुन रहे थे ना, पल में आते पल में जाते, दादरा में है वो, है ना, आप सबको पता है। तो अभी जब मुझे ये पता है कि 6 मात्रा है और पहली लाइन क्या है, पल में आते पल में जाते, तो मुझे क्या करना है कि बार बार उस लाइन को रिपीट करना है। और क्योंकि वो यमन राग में है तो मुझे यमन राग का स्वर चलन लेकर ही आलाप बनाने हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है और वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ही हम बढ़ते हैं। जैसे आपने लय ताल सीखी, आपने स्वर सीखे, फिर उसके बाद में आप राग सीखा आपने, है ना। फिर आप उस स्टेज पे आ गए कि हाँ ये ख्याल है, तबला मैं सुन रहा हूँ और बस मैं अपने मन से आलाप बनाता चला जाऊँ, है ना। तो उतना अभ्यास आपका होना चाहिए है। ये सबसे प्रमुख गुण होता है किसी भी स्टूडेंट का, अगर हम बोलें, या किसी भी गायक का। गायक भी तो अपने आप में एक स्टूडेंट ही है ना, एक स्टूडेंट ही तो बना था पहले वो, तभी तो फिर वो बाद में गायक बना, है ना। चलिए, उसके बाद में वापस हमारी बात आती है कि स्वर, लय और भाव का सुंदर समन्वय होना चाहिए। कि आपने सीख तो लिया, आपने स्वर भी सीख लिए, आपने ताले भी सीख ली, आपने लय भी सीख लिया, आपने पूरा बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर आप वो जो भाव है, अलग अलग भावों को अगर आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो आपका जो गायन है वो फिर किसी भी मकसद का नहीं रह जाता है ना। जैसे कि ये तो आपने सुना ही होगा कि हर स्वर का अपना एक भाव है ना। हर स्वरों को जब आप मिलाते हो, यानी कि जब आप उनके कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो उनका एक अलग भाव निकलता है ना। जैसे इवन थाट में भी, है ना, थाट जब आप गा रहे हो, आपने बिलावल थाट गाया, सारे गा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, तो आपको क्या फील होता है कि उसका क्या इमोशन है, क्या भाव है, कोई बताना चाहेगा?
बिलावल थाट जब आपने गाया है, जैसे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये सुन के आपको क्या लगता है, क्या इसका भाव है? शुद्ध स्वर है इसमें? इसमें थोड़ा मतलब बोलेंगे तो भाव जो है ना, थोड़ा वो इलेशन का भाव आता है, मतलब आप मतलब थोड़े से आप उत्तेजित और ऐसा। हाँ, थोड़े से जी, थोड़ा जोश हाय। है, यस यस, हाय। जोश है, जैसा एक्साइटमेंट है। रोमांटिक सॉन्ग। नहीं, रोमांटिक नहीं है इसमें, है ना, जोश है, हाई है, हैप्पीनेस हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो जोश कब दिखेगा, जब आप खुश इलेशन होंगे। जिसको बोलिए ना कि मूड में ऊंचे करेक्ट करेक्ट, हाय इलेशन है ना। हाँ जी, अब वही चीज अगर मैं भैरव गाऊं तो आपको क्या फील आएगा? सा रे ग म प दुख में। ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, इसका क्या भाव है? वो दुख में। गंभीर। गंभीर है, डिवोशन, यस, डिवोशन हम यूज कर सकते हैं, है ना। और यही चीज अगर हम भैरवी ले लें तो भैरवी का क्या भाव बनता है ना। अगर आप कल्याण गाते हो तो कल्याण का क्या भाव बन रहा है, ये सब हमको गाते गाते फील आना चाहिए, है ना। ये कोई बताएगा नहीं आपको कि भाई ये आप थाट या स्वर गा रहे हो तो आप ये फील, ये इमोशन को इमेजिन करो, नहीं, वो गाते गाते आपको लगना चाहिए, है ना। जैसे अभी जो मैं एक स्टूडेंट की क्लास ले रही थी और उनको अभी 1-2 महीना ही हुआ सीखते हुए, ठीक है। तो अभी वो भैरवी थाट पे आई तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आपने ये बिलावल गाया, पहले आप एक अलंकार बिलावल में गाइए, फिर आप दूसरा भैरवी में गाइए, फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, लाइक आपको अंदर से क्या फील आ रहा है कि क्या इमोशन इसके पीछे का हो सकता है। तो उन्होंने भैरवी सुनते ही बोला कि ये एक गंभीर सिचुएशन में अप्लाई हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो वो कैसे आया? जब आपने उन स्वरों को सुना, उन स्वरों को गाया, तो ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ पता चली, है ना। ये चीज़ अंदर से आनी चाहिए। और ये पता है कब आएगी? जब आप खुले मन से, खुले दिमाग से और बिल्कुल शांत दिमाग से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आएगी आपको ये चीज़। ये ऐसे क्योस में नहीं आएगी। जब आप इवन सुबह जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको तब समझ आएगी, है ना। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं फिर हमारा जो मेन जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि वी क्रिएट क्रिएटर्स, राइट, जो हमारा लाइक एक टैग लाइन है ना, SPW का या यूनिक संगीत धारा का जो एक टैग लाइन है, वी क्रिएट क्रिएटर्स, है ना। तो वही चीज़ है कि रचनात्मक शक्ति आपके अंदर आनी चाहिए। रचनात्मक शक्ति क्या है कि गायक में ये गुण होना चाहिए है कि वो उसी समय सुंदर आलाप, तान आदि रचना कर सके और उनकी पुनरावृत्ति न हो, यानी कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आलाप बनाए, एक के बाद एक के बाद एक तान बनाए और वो रिपीट ना हो एक भी। ऐसा एक स्टूडेंट को होना चाहिए है, ऐसी एक स्टूडेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। समझ में आया आपको? और ये कब होगा? अगेन जब मैंने बोला कि जब आपको स्वरों का नॉलेज होगा, ताल का नॉलेज होगा, तभी होगा, है ना। मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं कोई अलग से मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा जन्म वैसे ही हुआ जैसे आप लोगों का, और जैसे मैं आप लोग रहे मैं भी वैसी रही, लेकिन फ़र्क क्या है? अभ्यास का, है ना। बस मेरे में और आप में कितना फ़र्क है? अभ्यास का और खोज का, कि कितनी खोज करी आपने उस विषय के अंदर, आप कितना डीप चले गए, है ना। ये नेसेसरी है कि आपको एक गुरु रास्ता दिखाए या आपका एक टीचर आपको रास्ता दिखाए, लेकिन आपने कितना किया। ये जो रचनात्मक शक्ति है ये आपके अंदर से पैदा होती है, कोई भी आपको सिखाएगा नहीं वो चीज़, है ना। गाइड आपको कर सकते हैं कि हाँ आपको इस रास्ते पे जाना है, लेकिन कोई भी आपको एज इट इज़ लाइक स्पून फीडिंग नहीं कर देगा इस शक्ति को। ये पावर आपको कोई ऐसे ही नहीं दे देगा। समझ में आ रही है आपको? जी मैम। है ना।
उसके बाद में अब हमारा आ जाता है कि श्रम रहित और एकाग्रचित होकर गाना। गाते समय श्रोताओं को ये अनुभव न हो कि गायक को बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है और उसको चित्त एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। यानी कि जब आप गा रहे हैं तो स्टूडेंट को ये फील नहीं होना चाहिए है या एक टीचर को ये फील नहीं होना चाहिए है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हैं, है ना, या आप परेशान होके गा रहे हैं या आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाने में। अब आप देखें ये सारी चीज़ें रिलेटेड किससे हैं? एक ही चीज़ से है, और वो एक चीज़ क्या है? रियाज, है ना। वो परेशानी कि भाई मैं गाते गाते मेरा गला थक जाए और मेरे को ऊंचे स्वरों में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऊंचे स्वरों में मुझे बहुत मेहनत हो रही है गाने में, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध, तो आपको लगा बिल्कुल भी कि मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ, क्या मैंने ऐसे फेस बनाया, क्या मैंने एकदम ऐसे चिल्लाया? नहीं, बहुत फ्लुएंटली मैंने लगा लिया, है ना। और वो क्यों लगा? ऑलरेडी रियाज है, प्रैक्टिस है, क्योंकि रियाज किया है ना। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लिंक एक ही जगह होती हैं आके, कि अभ्यास ही गुरु है ना। वही एक जो सेंटेंस है कि आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपको आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, है ना। यही सारे गुण हैं। और बस फिर अब हम आगे इसी चीज़ को लेकर हम आगे चलेंगे कि भाई आपको कैसे कैसे अभ्यास करना चाहिए, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन। हाँ मैम, क्या मैं बोल के दिखाऊं ये सारे ग म प ध नि सा? बिल्कुल दिखाएं बोल के आप। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध म प ग रे सा। सा नी ध म बोला आपने। सा नि ध म प ग रे सा। सा नी ध प म ग रे सा। सॉरी मैम, मिस्टेक बाय मिस्टेक। हाँ, सा रे ग म प ध नि सा। मुझे बात पूछनी है। जी जी अतुल जी बोलिए। नमस्कार मम्मी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है मम्मी, हम ट्रैवल कर रहे हैं, सुबह से लेकर क्लास करेंगे, ट्राई किया है कि ये नहीं आज। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी रेंज क्या है, हम कितना ऊंचा गा सकते हैं। अगर हम जी। अपनी रेंज के हिसाब से गाएंगे तो हम परेशानी नहीं होंगे ना। हाँ जी बिल्कुल, आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आपकी रेंज क्या है, आप कितना आगे तक जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए है। और ये आपको पता और जब कैसे हम- होगा? जब रियाज करेंगे ये तब रियाज से practice बोला। करेंगे। जब रियाज करेंगे। सबका एक ही उपाय है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं जन मन रंजन। यानी कि ये फिर आपकी एक स्टेज के उस पे आ जाती है ना, कि जब आप स्टेज पे हों तो आपको ये मालूम होना चाहिए है कि सामने आपकी ऑडियंस कौन सी है ना। आपके सामने ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, या जो आप सुना रहे हैं क्या वो उस ऑडियंस के लायक है ना। मान लीजिए वहाँ बच्चे बैठे हैं छोटे और आप उन्हें गज़ल जी। सुना रहे हैं तो वो तो नहीं चलेगा, है ना। और मान लीजिए बुज़ुर्ग बैठे हैं और आप उन्हें मान लीजिए आओ बच्चों आज आँख में चोली खेलें, तो ये तो वो नहीं सुनेंगे, है ना। तो आपको अपना ऑडियंस पता होना चाहिए। आपको अपने जो जिस भी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, वो क्या रिस्पॉन्स कर रही है ना, वो क्या चाहती है कि आप क्या सुनाएं, है ना। आपको पढ़ना आना चाहिए। इवन दैट इज़ अ रिलेशन कि आप बिना कहे समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं, है ना। चलिए फिर आती है कि कंठ सीमा। बिल्कुल यही जो अभी अतुल ने- मैम जी बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। हाँ
तो मैम मैं हूँ ना, जैसे यहाँ हमारे उत्तराखंड में है, हाँ, तो लोग इस मतलब शास्त्रीय संगीत पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब उनको चाहिए नाचने वाले गाने। बिल्कुल जी ना, जी, आजकल हर कोई यही चाहता है, हर जिसको कोई होता यही है तो वो चाहता नाचने है। वाले गाना, जी है ना। जी, तो मैं मैडम कम से कम 5-6 शो कर चुका हूँ अभी तक, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं है फिलहाल, सारेगामा के बारे में ना। तो मैं जी 5-6 शो कर चुका हूँ, और मैं सारे गाने वैसे ही गाता हूँ मैडम, जैसे ये डीजे पर्पस के सॉन्ग होते हैं, तो हर गाना वही उठाता हूँ, तो लोग काफी इंजॉय भी करते हैं, पर असल में करेक्ट। तो लोगों को वो मेरी कमी चीज़ पता वही चीज़ पता नहीं है लोगों को। हाँ, वही चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए ना कि किस तरीके से आप गा रहे हैं, किस तरीके से आपका जो ऑडियंस है वो क्या करता है ना। चलिए, अब उसके बाद में हम आ जाते हैं कंठ सीमा, जिसकी हमने बात की, जो अभी अतुल ने बोला कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी रेंज कितनी है ना। अननेसेसरी अगर मैं बोलूँ कि आप दूसरी काली या तीसरी काली से गाइए तो वो कितना ऊंचा हो जाएगा। आपका गला अगर उस चीज़ का साथ नहीं देता है, आपका गला अगर उस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रहा है कि आप उतना ऊंचा गाएं, तो आप फिर मत गाएं, है ना। आप उन गानों को या तो नीचे वाले स्केल्स में ले लें, स्केल चेंज कर लें, या फिर आप उन गानों को अवॉइड करें। करेक्ट है ना। अब जैसे मान लीजिए अब मैं गाऊँ सा, अब मैं यहाँ से अगर सारे गा मा पा धा नी सा शुरू करूँ, सारे गा मा पा धा नी सा, तो मेरे से सा ही बड़ी मुश्किल से लगेगा, क्योंकि मेरा रेंज ही नहीं है ना, वो तो बहुत ऊंचा है। करेक्ट। तो मुझे अगर कोई भी गाना गाना हो, है ना, अब मैं अगर शुरू करूँ पल में आते पल में जाते, कितना ऊंचा है, तो आप सोचो उसकी नेक्स्ट लाइन कितनी ऊंची जाएगी। तो ये तो मेरे गले पे जोर पड़ रहा है, ये तो मैं गा ही नहीं सकती, है ना। तो ये हमें खुद को मालूम होना चाहिए। उसके लिए ही हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम स्केल्स की प्रैक्टिस करते हैं, हम स्केल्स को जानते हैं, हम हर एक स्केल की नॉलेज ले लेते हैं कि भाई कौन से स्केल्स ऊंचे हैं, कौन से स्केल्स नीचे हैं, और वो कहाँ तक जा सकते हैं, है ना। हम इनकी नॉलेज ले लेते हैं, समझ में आया। तो स्केल्स हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमको ये चीज़ मालूम चले कि हमारी कंठ सीमा क्या है ना, हम कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं और हमको कहाँ तक ही गाना चाहिए, तो उससे आगे मुझे नहीं जाना चाहिए, है ना। फिर है कि आत्मविश्वास। भाई आप के पास अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, है ना, तो फिर आप कैसे सीखोगे, वो तो सबसे पहले ज़रूरी है। इन सब से पहले मेरे ख्याल से अगर हम इसको क्रम अनुसार जमाएं, तो मेरे ख्याल से आत्मविश्वास सबसे पहले आना चाहिए कि अगर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि मैं एक स्टेज पे जाके गा सकूं, या मैं आकर आप लोगों को पढ़ा सकूं, या मैं आकर आप लोगों को गा सकूं आप लोगों के सामने, अगर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैंने जो भी सीखा, जो भी मेरा लय ताल की प्रैक्टिस है, मैंने कितना ही रियाज़ किया हो, कितना ही अभ्यास किया हो, मुझे कितनी ही अच्छी ताने बनाने आती हो, वो सब वेस्ट हो जाएंगी, है ना। क्यों दादा साहब, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ? नहीं मैम, बिल्कुल नो सही। मैम, है ना, नो मैम, सही कह बिल्कुल रही सही हूँ बात है। ना कि सेल्फ एक कॉन्फिडेंस मतलब मैं बहुत ऐसा ज़रूरी है। बताना चाहता हूँ, ऐसा होता था पहले मेरे साथ कि हम्म, पहले मैं शर्माता था बहुत, मैं लोगों के सामने गाने में, लेकिन अब ऐसी आदत बन चुकी है कि मतलब जितने लोग सामने रहेंगे कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता उतना जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल। यस जितने कम मैम, रहेंगे, सेम जितने कम मैम मेरा भी इंटरेस्ट वाले होंगे, उतना ही बहुत कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और तो तुम तो और सेम परफॉर्म मेरा भी करते है हो, मैम, वही है। तुम्हारे लिए तो और ये जी सारी जी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण जी है ना। आई कांटेक्ट होना चाहिए है आपका अपने। जी। आप ये जितने जितने पॉइंट्स बताए सब मैं आज लिख रहा हूँ, और ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड ही लग रहे हैं मुझे। है ना, सारे ये रिलेटेड है। मतलब करेक्ट है ना। तो वही तो बात है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपकी, वही आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी है ना, वही थ्योरी में भी लिखा हुआ है। बट क्योंकि हम सिर्फ, वो एक चीज़ होती है ना कि हम सिर्फ करते जाते हैं, और हाँ हमें किसी दूसरे या तीसरे इंसान से ये सुनने को नहीं मिलता, कर यार तुमको पता है ये चीज़ करनी चाहिए थी,
और तुम मन में सोचो यार ये तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ, ये कितनी अच्छी बात है ना। समझ में आया जी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे अगर कोई आके हाँ। बोले कि अरे यार पता है आजकल दुनिया में ऐसा ऐसा चल रहा है ना, तुमको अपना ही काम करना चाहिए है, मुझे अगर कोई आके बोले जो मुझे नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करती हूँ, तो मेरे मन में क्या आएगा जी। कि यार मैं वही तो कर रही हूँ, मैं अपना ही तो काम करूँ, देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये, तो मुझे और कॉन्फिडेंस बिल्कुल। आ जाएगा, है ना, कि चलो मैं अच्छी राह पे हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, है ना। Yes, तो अगर sir. कोई तुमको आके बोले कि यार तुमको पता है थाट का रियाज करना चाहिए, तुमको स्केल का रियाज करना चाहिए, तुमको बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, तो तुम्हारे मन में पहली चीज़ क्या आएगी, कर ही तो रहा हूँ, ये तो मैं कर मैंने रहा तो हूँ, किया। है ना। हाँ तो ये बात है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, और वो हमारे आपस के लोगों में ही आता है। बताओ सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हमने क्या इनिशिएटिव लिया है, हमने क्या आप लोगों को मैम, अपॉर्चुनिटी दी है, बताओ कौन फिर बताएगा डिस्टर्ब कर मुझे। रहा हूँ आपको। एक मिनट में मैं सवाल तो का जा रहा जवाब पहले ले लूँ, बताओ कौन बताएगा। जी। आपका क्वेश्चन क्या था, मुझे मेरा समझ नहीं क्वेश्चन आता। आप ये फिर से है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए या आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए SPW या फिर जो आपका यूनिक संगीतरा है उसने क्या इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। सैटरडे क्लास मैम लिया है इसलिए कि हम लोग क्लास में गाएं और हम लोगों का बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। बिल्कुल, आप लोगों के लिए जो ये क्लास है, ये क्लास इसीलिए ही रखी गई है कि आपने जितना भी सीखा हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना गायन यहाँ प्रस्तुत करें या अपना वादन यहाँ प्रस्तुत करें, ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ आए, है ना, कि आपके अंदर ये कमी थी और हम इसको छोड़ के हम आगे बढ़ें, है ना। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। इसका मतलब कि इन सारी चीज़ों से जो भी आप सीख रहे हो, आपने सीखा है, या अगर जैसे मैं जो राग वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मैं उनसे बात करूँ, तो मैंने अभी तक भी आप लोगों को एक भी नोट्स लिख के नहीं दिए कि ये नोट्स हैं, इसको याद कर लो। मैंने क्या बोला, करके लेके आओ, ऐसे ऐसे होगा, अपना दिमाग लगाओ। क्यों? ताकि आपकी वो जो रचनात्मक जो आपकी क्या बोलते हैं उसको शक्ति है वो बढ़े, यहाँ आने से आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़े, है ना। ये सारे गुण हम आपके अंदर डेवलप करवा रहे हैं और डेवलप कराना चाहते हैं, ताकि आप आगे जाके भले ही अपने घर में गाएं, लेकिन आप एक अच्छे गायक बने, है ना। चाहे आप स्टेज पे परफॉर्म करें, लेकिन आप एक अच्छे गायक की तरह वहाँ रह के और परफॉर्म करें, है ना। समझ में आ और रही है आप लोगों को? एक और बात ऐड करना चाहती हूँ मैम। जी जैसे आप बोलते हैं कि आप ये होमवर्क करके आना, देन वी हैव टू डू आवर ओन रिसर्च। यस तो उससे भी हमें बहुत नॉलेज पता चलती है, और फिर हम ऑडियो वीडियो बना के भेजते हैं ग्रुप में, तो उससे भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बताऊँ आप लोग हमको लकी समझते हो ना, मैं कहूँगी आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों की एक नियमित क्लास चलती है, आप लोगों को नियमित एक गाइडेंस मिलती है, आप लोग, है ना, आप अपना होमवर्क चेक करा सकते हो, आप अपना काम करा सकते हो, आप लोग बहुत लकी हो। ये चीज़ हमने ऐसे सीखा ही नहीं था कि नियमित हमारी क्लास चल रही हो, हम बैठे हों और गुरुजी हमें सिखा रहे हो, नहीं, ये हुआ ही नहीं। हमने जो सीखा वो सीखते सीखते सीखा, रिसर्च, खुद की रिसर्च कर करके सीखा, है ना, खुद खोज के सीखा, है ना। आज अगर मैं ये क्लास ले रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे किसी ने मेरे को लाइक ऑर्डर नहीं दिया, या मुझे किसी ने ये आइडिया नहीं दिया कि ये आप कराओ, है ना। वही मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि आप और मैं एक ही जैसे हैं, बस फ़र्क वही है कि हाँ, रिसर्च का फ़र्क है, अपने अभ्यास का फ़र्क है, और अपने जो नियम है, जो मेरा नेक्स्ट चीज़ आने वाली है, जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जो आने वाला है, वो ही है, यही है कि समय और अवसर तथा श्रोताओं के अनुसार आप अपना काम करें, है ना। जिसमें एक चीज़ मेरे ख्याल से मैं डिसिप्लिन भी जोड़ना चाहूँगी कि एक गायक को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं अपनी एक 15वीं ऐड कर देती हूँ जो इसमें नहीं लिखी गई है ना, कि आप अपना समय देख कर प्रैक्टिस करें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर आज 15 मिनट है तो आप 15 मिनट प्रैक्टिस करो, आपके पास अगर कल आधा घंटा है तो आप कल आधा घंटा प्रैक्टिस करो, आपके पास अगर परसों 1 घंटा बचता है तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस करो,
लेकिन प्रैक्टिस करो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। और कि भाई आपके क्या गीत के शब्द हैं, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आप अगर बच्चों की पार्टी में हैं और आप भजन सुना रहे हैं तो वो तो बनेगा ही नहीं ना, बात ही नहीं बनेगी। और अगर आप बुज़ुर्गों की महफिल में हैं और अगर आप गीत सुना रहे हैं तो वो भी बात नहीं बनेगी, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, नो योर ऑडियंस, तो आप बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे। ठीक है, समझ में आए? रादर इसमें ऐसा बोला जा सकता है कि श्रोता, वक्त और अवसर के अनुसार गाना होना चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट। चलिए मुझे एक क्वेश्चन पूछना है जी पूछिए। कि जैसे आपने कहा कि हमारे पास जितना टाइम है हम उतनी प्रैक्टिस करें, तो हम प्रायोरिटी में क्या प्रैक्टिस करें? जिस दिन हमारे पास आधा घंटा है उस दिन हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो हम प्रायोरिटी में प्रायोरिटी क्या आप लोगों की देखिए, मैं बताऊं, प्रायोरिटी में आपका जो प्रैक्टिस होना चाहिए ना, वो आपका टेक्निक्स जो आपको दी गई हैं वो होनी चाहिए। जैसे आकार का रियाज आप कर सकते हो, आप अलंकारों का रियाज करो, आप थाट का रियाज करो, स्केल का रियाज करो, ये आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए ख्याल अगर आपको दिया गया है तो वो तो मैं आपको क्लास में भी करवा सकती हूँ, या आप उसको बाद में जब आपके पास 1 घंटा हो और अगर आपका गला चल रहा हो तो वो ख्याल तो आप अपने आप गा सकते हो, है ना। मान लीजिए आप आकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अलंकारों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको आगे जाके 1 घंटा मिलता है तो आपका गला तो उससे तैयार ऑलरेडी है, तो फिर तो आप किसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप ख्याल की प्रैक्टिस करो, आप या तो फिर अपने गायन की किसी भी गीत की प्रैक्टिस करो। पर वो प्रैक्टिस कब होगी? जब आपका गला तैयार होगा। तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि आपका गला तैयार हो। ओके, रादर प्रायोरिटी में एक और चीज होना चाहिए जी, कि जो मेरा कमजोर है मैं उसका रियाज करूँ। बिल्कुल, वो तो खैर है ही है कि जो आपका कमजोर पोर्शन प्रायोरिटी है, का मतलब ये होना चाहिए कि अगर सपोज हमको सुरताल कमजोर है या सपोज जो भी है उसको ज्यादा हम करें, उसको ज्यादा करें। बिल्कुल, तो मान लीजिए, हाँ मान लीजिए आपका आकार कमजोर है, आप स्वर में बड़े अच्छे हैं, जो भी तो आप आपका आकार का कमजोर है, प्रैक्टिस उसको करें। प्रायोरिटी दो। यस करेक्ट। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला कि क्या गुण होने चाहिए हैं। तो अब थोड़ा सा अब गुण की तरफ भी देख लेते हैं कि आप लोगों के अंदर क्या गुण हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा इसमें, जी, जो मैंने ऐसे ही सोचा कि हर कलाकार को अच्छा कलाकार बनने के लिए अच्छे कलाकारों को सुनना भी चाहिए। बिल्कुल, ये इसमें नहीं लिखा गया। वही मैंने कहा ना कि 2 पॉइंट आप एक और आप ऐड कर दीजिए। ये होना चाहिए। करेक्ट कि आप मैम जी जैसे कि आपने कहा कि जैसी ऑडियंस हो हमें उस कदर गाना चाहिए। तो जैसे कि हम क्या हर टाइप का गाना गा सकते हैं? लाइक कभी ऑडियंस होगी जिसे पॉप म्यूजिक पसंद होगा, कोई ऑडियंस होगी जिसे भाव संगीत पसंद होगा, कोई होगी जिसे शास्त्रीय संगीत पसंद होगा। तो क्या हम हर टाइप का गा सकते हैं? बिल्कुल आप गा सकते हैं। आपको वर्सटाइल बनना बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल आप गा सकते हो और आपको गाना चाहिए है। आपको एक तरीके का गायन नहीं रखना चाहिए, आपको हर तरीके का गायन में अपना हाथ आजमाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल गई कि यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अब मेरे ख्याल से शायद एक और मैं ऐड करना चाहूँगा। जी, मैंने वो बोलिए। लिखा कि हर गायक की मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट, वो तो खैर है ही है। मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं गा पाएंगे। जब याद ही नहीं रहेगा तो क्या गाओगे फिर जाके स्टेज पे? भूल जाओगे। तो अब बात करते हैं उन गुणों की जो आपके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। जो कि ये तो मैंने बता दिए कि होने चाहिए हैं, लेकिन जो आप लोगों में या कुछ लोगों में ऑलरेडी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि सबसे पहला तो यही है कि कर्कश कंठ नहीं होना चाहिए है ना। कि रूखा या तीखा कंठ का प्रभाव अच्छा नहीं होता। श्रोताओं का प्रथम प्रभाव कंठ का पड़ता है ना।
बुक में कर्कश, लिखा हुआ है ऐसा कि तीव्र कंठ नहीं होना चाहिए। हाँ लिखा है तीखा कंठ नहीं होना चाहिए, हाँ है ना। और कर्कश कंठ वाला व्यक्ति कितना ही कलापूर्ण गाए श्रोताओं को उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। अब आप कितना ही तीखा गा रहे हो, आप चिल्ला चिल्ला के गा रहे हो, फिर आप कितना ही अच्छा आपने लिरिक्स ले लिया हो, सॉन्ग ले लिया हो, कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे कर्कश का मतलब ये नहीं है कि आप बेसुरा गा रहे हैं या आपके में अंदर कमी है। कर्कश मतलब कि भाई जो गाना जिस तरीके से गाना चाहिए है आपको उसका ही ध्यान रखना है ना। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? मैम यही पूछना था, कर्कश का अर्थ क्या है? कर्कश कौन है यहाँ हिंदी के टीचर? ये पता नहीं, BTS लिखा हुआ है हाँ, इन्होंने नाम। नहीं मैं पूछ रही हूँ हिंदी का टीचर यहाँ पे कौन है? कर्कश माने चुभने वाला, जो कानों को जो चुभे उसको बोलते कर्कश, उसको बोलते हैं। हाँ जी, कटु शब्द। तो वो जो चुभना नहीं चाहिए है ना। अब जैसे वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, क्या मैं गाऊँ पल में आते पल में जाते, तो आपको कितना आप उन स्वरों को फील नहीं कर पाओगे ना आप। फिर मैं अगर गाऊँ पल में आते पल में जाते, तो आप कितना इस कॉम्पोजिशन को या इन स्वरों को या इन लिरिक्स को फील कर पाएंगे, है ना। तो बस वो गाना आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी जैसे कौवा और कोयल कर्कश की सबसे अच्छी बेस्ट एग्जाम्पल है कि कौवे जैसा ना बनो, कोयल जैसा बनो। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं कि बेसुरा गान नहीं होना चाहिए है, कि राग के स्वर अपने स्थान पर ही लगें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग अक्सर करते हैं कि म को नी गा दिया और प को ध गा दिया, वो नहीं होना चाहिए है ना। जो आप स्वरों का ध्यान रखें कि अगर रे है तो वो रे ही लगना चाहिए है, और अगर ग है तो वो ग ही लगना चाहिए है ना। जो अभी शैलेंद्र ने भी यही किया ना, सारे ग प म ध नि सा कर दिया उन्होंने, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बेसुरे में काउंट होता है। बेसुरे में काउंट बस यही नहीं होता है कि आपकी आवाज़ बुरी है या आप अच्छा नहीं गा पा रहे हो ना। स्वर क्या है, साउंड्स ही तो हैं, बस वो मैच तो फॉलोइंग करना है आपको कि ये वर्ड है इसका ये साउंड को मैच करना है ना। चलिए फिर आ जाते हैं हम कि स्वर और शब्दों का त्रुटिपूर्ण उच्चारण, यानी कि दांत को दबाकर न गाना, है ना, या फिर कम मुंह खोल कर न गाना, या आवाज़ काँप कर न गाना, या नाक में न गाना, है ना। या फिर आकार, जब आप गा रहे हो तो आप आकार फिर ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ये आकार नहीं कहलाता है ना, ये आलाप कहलाता है। क्या आप अगर किसी भी राग में आलाप कर रहे हैं तो दिस विल बी कॉल्ड आलाप, है ना। मैम एक मिनट, ये आकार और आलाप में थोड़ा सा वही बता रही हूँ, सुन लो, खत्म थोड़ी किया। हाँ, तो आकार मतलब क्या है आपका कि आप अगर गा रहे हो ओके ठीक है, दिस इज आकार, है ना। अब अगर आप गाओ तो ये क्या है, सीधा 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 एक 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 स्वर पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आ रहा है ना। और आलाप क्या होता है कि आपने अगर कोई भी स्वर लिए, कोई भी राग लिए, तो आपको उसको ये आलाप है ना, इसको हम आकार नहीं कहेंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपके माइंड में प्रॉपर डिफरेंस पैदा होना चाहिए है, आपको मालूम होना चाहिए है कि प्रॉपर इन चीज़ों में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं या क्या क्या डिफरेंसेस हैं। समझ में आ रही है आपको ये सारी बातें? हाँ या ना तो बोलो। जी
ओके यस मैम। ओके, चलो फिर आ जाता है कि भाई राग की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए है ना। अगेन सेम थिंग कि भाई अगर आप बिलावल में स्वरों को गा रहे हो या आप अलंकारों को गा रहे हो तो फिर वो आपका भैरवी में नहीं आना चाहिए, या आपका फिर वो क्या बोलते हैं म को फिर वो तीव्र म में नहीं आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगेन दिस थिंग ऑल्सो इंक्लूड्स प्रैक्टिस, कि आपने अगर प्रैक्टिस किया है है ना, या सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, एक आप सा लगाते हो, सा कैसे लगा रहे हो आप, सा, और एक आप सा लगा रहे हो सा, कौन सा बेहतर है ना, दूसरा वाला कि वो सीधा स्ट्रेट लग रहा है, सा रे ग म प, ये सीधा सीधा स्वर जा रहा है आपका, और एक आप गा रहे हो सा रे ग म प, ये गलत है ना। तो राग की अशुद्धता नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेताला और बेलय नहीं होना चाहिए है, क्या आप गा तो रहे हो लेकिन वो बिल्कुल भी लय में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ताल में नहीं आ रहा है, तो फिर गाने का क्या मतलब है ना। जैसे अभी शैलेंद्र आपने ये कहा कि भाई लोगों को वही गाने चाहिए है जिसमें वो नाच सकें, तो नाचने के लिए तो ताल ही है, रिदम पे तो नाचते हो आप, तो जब आप बिना ताल के गा लोगे तो इंसान नाचेगा किस पे, है ना। तो ना मैम तब भी नाचते हैं मैडम। ठीक है, फिर उनका तो क्या कर सकते हैं। मैडम मैं बोलता रहा हूँ, जैसे मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था ना, ऐसा करना कि लास्ट में ना शैलेंद्र एक नाच वाला गाना सुनना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब नाचेंगे यहाँ पे फिर, और हम लोग नाचेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, इसका एग्जाम्पल दिया था ना मैंने कि यहाँ एक शादी थी, उस शादी में वो गाना डांस करे, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस पे वो डांस कर रहे हैं, उनको लिरिक्स से कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ नाचना था और उनको वो बीट्स पे नाचना था। अब तुम चाहे कोई से भी लिरिक्स ले लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना ट्रेन चलता है उसमें भी नाच लेते हैं। ट्रेन चलती है उसमें भी नाच लेते हैं, क्योंकि वो भी एक बीट में चलती है ना, छुक 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 छुक, वो भी एक बीट में चलती है ना। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि बेताला और बेलय नहीं होना कभी भी, ठीक है, नहीं तो लोग नाचेंगे नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं कि तो मैडम एक था मेरा क्वेश्चन। कौन, हाँ बोलो। मैडम जैसे आप बोल रहे हो ना सर में गाने से, सर में गाना चाहिए, लय में गाना चाहिए, तो अभी तो मुझे पता है नहीं कि मैं गाना गा रहा हूँ, मुझे उसका था क्या है, तो वो तो क्या है, गा तुम्हारी क्या है? पहली क्लास है ना तुम्हारी, कल से होगी ना तुम्हारी क्लास जी, वो मैडम सिखाएंगे ना तुमको, टेंशन मत लो, तुम सब सिखा देंगे तुमको, ठीक है। चलो अब हमारा आ जाता है कि समुचित अभ्यास की कमी, यानी कि आप अगर अभ्यास नहीं कर रहे, वही बात है जो आप लोग नहीं करते, ये तो आप लोगों की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आप प्रैक्टिस नहीं करके आते हैं क्लास में, है ना। तो समुचित अभ्यास की कमी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप उचित अभ्यास करें, जितना रिक्वायर्ड हो करें, और क्लास में आके यही ना बोले कि मैम आज हम थोड़े बिजी थे और हमने प्रैक्टिस नहीं करी। मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों से मंगाने का कारण ही यही है कि कम से कम उस डर से या उस भय से आप प्रैक्टिस तो करोगे कि अरे मैम को ऑडियो भेजना है, वो फिर मैं चेक करूँ ना करूँ वो बात की बात है, पर एटलीस्ट कम से कम उस बहाने आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है, कह रहे हाँ चलो ठीक है ना। और उसको बेस्ट बनाने के लिए 3-4 बार रिकॉर्डिंग भी होती है। हाँ, उसको अच्छा करने के लिए आप 3-4 बार रिकॉर्डिंग करो तो आप वैसे ही प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो इसीलिए ऑडियो वीडियो रोज भेजा करो। वैसे सतीश जी आज आप क्लास में क्यों नहीं आए सुबह सुबह? सतीश जी तो चालू करके चले गए बस, चलो आएंगे तो पूछेंगे। हाँ
तो फिर है हमारा ये पुनरावृत्ति दोष, यानी कि एक बार प्रयोग किए गए स्वर समूह को बार बार दोहराना, वो नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ स्पेशली फॉर योर राग, कि जब आप स्वरों को बार बार गाते, राग को जब आप गाते हैं, आप में से बहुत लोग राग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो बार बार एक ही स्वर संगति को रिपीट नहीं करना है ना। और दिस गोज़ टू ऑल द राग स्टूडेंट्स, कि जब मैं आप लोगों से स्वर विस्तार करवाऊँ तो वो आपका फिर हर बार अलग आना चाहिए, है ठीक है। मेन जो स्वर संगतियाँ हैं वो ऑब्वियसली बार बार आती हैं, पर वो इतनी भी बार बार नहीं आनी चाहिए, है ना, कि बस कि वही दिखे और कोई दूसरी स्वर संगति ही ना दिखे, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये समझ में नहीं आया, जरा इसका एग्जांपल देके बताइए। एग्जाम्पल जैसे इसका मान लीजिए आपने यमन राग है, ठीक है। अब यमन राग जाती है नी रे ग रे सा पा म रे ग रे नी द नी रे सा, ये इस राग का चलन है, ठीक है। म द नी रा म द सा सा रे द नी रा म म प ध म प रे ग रे रे ध रे रे सा। तो अभी ये 2 मिनट में मैंने जो भी गाया, मैंने नीरे सा बार बार यूज़ नहीं किया, है ना, मैंने गरे सा बार बार यूज़ नहीं किया, मैंने मपा को बार बार यूज़ नहीं किया, अलग अलग स्वर समूह मैंने बनाए, समझ गया। लेकिन अगर आप बार बार इसको इस तरीके से गाएंगे कि नी रे सा नी रे ग रे सा नी रे ग म पा, तो ये नी रे गा बार बार नहीं आना चाहिए, है ना, कि आप अपना स्वर विस्तार को इतना वास्ट और इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए कि वो कोई सी भी स्वर संगति दोबारा बार बार यूज़ ना हो, और आप वो उस राग को आप समझ भी लें कि ये राग क्या है ना, ये इसका मतलब है। तो और ये रिलेट होता है आपका इससे कि भाई आपको स्वर और क्या बोलते हैं प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए है, जो यहाँ पे अभी आपका गुण था ना, कि आपको समुचित अभ्यास होना चाहिए, राग का ज्ञान होना चाहिए है ना, कि भाई अगर आपको राग का ज्ञान होगा कि वे किस तरीके से वो स्वर लगता है, या म किन किन तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे मैंने गाया म द नी म ध सा, है ना, या फिर अब अगर मेरे को अब नीरे ग ही लगाना है तो मैं क्या कर रही हूँ म द सा नी। अब तो मैंने नीरे ग तो दोबारा यूज़ नहीं किया ना, मैंने भले गाया वही, लेकिन अलग तरह से गाया, है ना, तो वो वेज अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद में हमारा ये आ जाता है कि आपका मुद्रा दोष नहीं होना चाहिए, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई गाते समय मुंह नहीं बनाना है, या कान पर हाथ रख कर नहीं गाना है, या आँख बंद करके गाना है, या हाथ टेक कर नहीं गाना है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। जब आप गाएं तो आप प्रॉपर पोस्चर के साथ गाएं, कि आप सीधा बैठकर अच्छे तरीके से आपके जो हाथ हैं वो खुले होने चाहिए है, और आप आराम से गाओ, है ना, कि भाई आप आंखें बंद करके आप खो गए कि भाई अब हम ही गाएंगे, सामने वाला भले ही बोर हो रहा हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। या अव्यवस्थित गाना, ये भी नहीं होना चाहिए कि हर आपके गाने में क्रम होना चाहिए, है ना, एक सीक्वेंस होना चाहिए। फिर है वही कि आत्मविश्वास की कमी, कि भयभीत होकर नहीं गाना है, जल्दी ख़त्म नहीं कर देना है ना, आराम से कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज होगी तो आपको अपने आप आएगा। पता है कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता है, कब बिल्डअप होता है, बताओ मुझे, क्या पहला स्टेप क्या है कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? अभ्यास। अभ्यास, ठीक है, अभ्यास। और कौन कहना चाहेगा? परफॉर्मेंस। अभ्यास इज ऑल्सो सेकेंडरी, इवन परफॉर्मेंस की भी बात बाद में है। सबसे पहला स्टेप मैडम मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो शैलेंद्र। मैडम जैसे अब हमें कोई गाना गाना है, हाँ
तो सबसे पहले शीशे में देख के अपनी आंखों से आंखें मिलाओ और फिर वो तो गाना चालू तरीके करो। हैं कॉन्फिडेंस डेवलप करने के, वो तो तरीके हैं। सबसे पहली क्या चीज़ आप ऐसी करते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आपका बिल्डअप होता है? मैडम जैसे मैं फर्स्ट में करता था, मैं पहले 2 आदमी के साथ में गाता था, 2 आदमी पास बैठे होते थे, उन्हें गाना सुना। नहीं, बताओ और सोचो। और मैं बताओ शैलेश, तुम बताओ। ये जब मतलब अपने मन में सामने वाले के प्रति जब सोच अलग हो जाती है ना, कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा कि वो ये भी दूसरा एक नाचने वाला है, ये भी दूसरा और जब मतलब उसके हमारे मन में जब ये आता है ना कि हाँ हम वो जो सुन रहे हैं वो सुनेंगे और हमें शाबाशी देंगे, और हम जो कर रहे हैं काम वो हमारी मतलब सोच अच्छी होनी चाहिए। वो तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी। प्राइमरी थिंग क्या है? प्राइमरी नॉलेज, मुझे तो नॉलेज सॉन्ग पर आना चाहिए मैम। नॉलेज एंड उसके जितने भी वेरिएशन है उस पे Yes. आपका प्रैक्टिस। यस, नॉलेज इज द प्राइमरी थिंग जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करती है ना? या आपको बाकी किसी चीज से नहीं आएगा, आपको सामने वाले से भी कुछ नहीं आएगा। आप मिरर पे किसी खड़े के साथ भी नहीं गाएंगे, कुछ नहीं Exactly. मतलब है। आप मिरर पे खड़े रह के भी क्या बोलोगे? जो नॉलेज होगी वही तो बोलोगे, प्रैक्टिस वही तो करोगे। तो सबसे पहली चीज़ ही आपकी कॉन्फिडेंस की क्या है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको ये सारी बातें इतने कॉन्फिडेंस से और इतने अच्छे से कैसे बता पा रही हूँ? बिकॉज आई हैव नॉलेज, है ना? मेरी उस चीज़ में नॉलेज है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि मैं बिना देखे आपसे आंखों पे आंखें डाल के मैं आपसे वो बात कर पा रही हूँ। करेक्ट? तो द फर्स्ट थिंग टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इज नॉलेज, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। गलत नॉलेज होगी तो वो ऑब्वियसली आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, और अच्छी नॉलेज होगी तो आप एक ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बैड, है ना? कि ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ये भी केस नहीं होना चाहिए है ना? उस नॉलेज को आप किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ द थिंग जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करती है ना? चलिए, उसके बाद हम आते हैं कि भाई समय, श्रोता और अवसर के अनुसार न गाना, जो मैंने बताया कि भाई आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए है ना? लापरवाही से नहीं गाना है, ठीक है? स्वर, लय और भाव का समन्वय की कमी नहीं होनी चाहिए है, या निरस नहीं गाना है। या निरस यानी कि आप बिना भाव के गा लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? भाव इज़ मस्ट। आपका जो कोई भी गाना है उसके लिरिक्स को समझो तो आपको उसका भाव पता चलेगा, उनके गीत को समझो तो आपको उसका भाव पता चलेगा, है ना? इन चीज़ों का आपके ऊपर ध्यान होना चाहिए है। ठीक है, समझ में आया आपको? मेरी बात समझ में आ रही है? मैम टूल्स में एक और पॉइंट समझ में आता है, एक विनम्रता भी जरूरी होती है। बिल्कुल करेक्ट। विनम्रता तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं ना जैसे बहुत से क्या बोल सकते हैं हम, बहुत से आर्टिस्ट को सुना है, ठीक है? और सबसे जो एक चीज़ मैंने देखी है कि उनकी आवाज़ कभी भी ऐसी ऊंची नहीं होती। मैंने जो चीज़ नोटिस करी है आवाज़ के बारे में वो ये है कि कोई एक ऐसा नहीं होता कि भाई जिसको नया नया कुछ पता चला है तो वो कितने एक्साइटमेंट से बताएगा तो उसकी आवाज़ ऑटोमेटिक ऊंची हो जाएगी, है ना? करेक्ट? उतावलापन जिसको हम बोलते हैं, है ना? या जब हमें वो चीज़ मालूम है और काफ़ी अरसे से मालूम है तो हम उसे बहुत ऐसे धैर्य के साथ में बताएंगे। करेक्ट? बहुत धीरे धीरे बताएंगे, आराम से बताएंगे, समझा के बताएंगे, है ना? और एक होता है मिडिल टोन की, भाई हाँ ठीक है, जो हमेशा ही खुश रहता है जैसे कि मैं, तो वो मैं हमेशा आपको वैसे ही बताऊंगी, है ना? मेरी आवाज़ में कभी भी आपको ऐसे हाँ नहीं देखिए ये ऐसा होना चाहिए, मेरी आवाज़ आपको कभी ऐसी लगेगी नहीं। मेरी आवाज़ आपको हमेशा ऐसी लगेगी कि हाँ ठीक है हम क्लास में आए हैं, है ना? तो एक वो जो उतावलापन है ना वो नहीं होना चाहिए है, एज फार एज आई थिंक, कि बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो शोज़ कि हाउ मेच्योर यू आर।
आपको चीज़ मालूम चली है लेकिन आप उसको फिर भी एक विनम्रता के साथ बता रहे हैं, वो चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और जो कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ने जो चीज़ नोटिस की वो यही है कि वो बहुत ही विनम्रता के साथ बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं वो, है ना। अगर उनको जैसे ये भी बोलना हो ना कि आप ऑडियंस में जो है बैठे हैं अपना फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, या आप क्या बोलते हैं आप सुने, है ना, तो वो बहुत प्यार से बोलते हैं। तो एक ये चीज़ एक आर्टिस्ट में, इवन एक स्टूडेंट में भी ये चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज एवरी आर्टिस्ट वॉज अ स्टूडेंट एट सम पॉइंट, है ना। वो आर्टिस्ट तभी बना था जब उसने पहले सीखना शुरू किया था। तो ये चीज़ें हमें पहले दिन से ही सीखनी चाहिए, पहले दिन से ही हमें इन चीज़ों की शिक्षा मिलनी चाहिए कि आप विनम्रता से बोलें, आप धैर्य के साथ में बोलें, है ना। और आप जितना हो सके बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दें, अपने अभ्यास पे ध्यान दें, करेक्ट। अपनी चीज़ों को फोकस करें रादर देन कि आज तो क्या बोलते हैं मैम आई नहीं है तो आज क्लास हुई नहीं है। ये आपका पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब तो रंजीत जी आपको तो काफ़ी टाइम हो गया सीखते हुए, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कभी तो पिताजी होते ही नहीं है क्लास में, या कभी बैठे होते तो हाँ ठीक है चलो तुम अपना करो, बैठे होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। वो दूर खड़े भी आपको बता देंगे कि भाई तुम गलत गा रहे हो, है ना। लेकिन मैटर क्या करता है, मॉर्निंग में बता रहा हूँ एक कहानी। आई थिंक वो क्लास नहीं ले रहे थे, हाँ हरिजा मैम क्लास ले रही, हाँ, लेकिन उस समय नया था और वो मॉर्निंग रियाज में जो आओ ओम का जो कंबाइंड करके बोलना होता है ना कि हाँ कितनी दफा बोलते हैं, तो शायद मैंने उस बार पता नहीं 34 कर दिया था बोलते हुए। हाँ। अब वो मालूम नहीं वहाँ गिने या क्या हुआ, वो दौड़े आके इमीडिएट हरिजा को हटा के खुद बैठे, बोले आपने बहुत जबरदस्त किया 4 हो गया। हाँ। तो हमने पता नहीं 31 नहीं 34 है, मैं वहाँ बैठे गिना, मैं बाहर था। वही तो मैं वही बता रही हूँ ना, जबकि वो क्लास ले नहीं रहे थे। हाँ। लेकिन वो तो ये चीजें होती, वो आपको समझना होता है कि हाँ कि मतलब प्रेजेंस हो या ना हो। हाँ वो आपको समझना होता है कि भाई आप अपना प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो वो वैसे ही कान में चीज पड़ती जा रही है कि आप सही। फिर कैसा होता है मालूम, फिर बहुत से बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं कि पापा आने वाले हैं तो बुक लेके बैठ गया। ये भी वो बोले करे 9 बजे तक पढ़ रहे हो, अब छोड़ो बुक, आ जाओ देखो क्या लाया हूँ मैं। हम बोले साले मैं घर में बैठा था तो मैं बोला अच्छा है बेटा। वही तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। आप अपने अभ्यास पे ध्यान दीजिए, जो मैं बता रही हूँ कि लाइक ये चीज़ स्वयंभू है, हालांकि गुरुजी बोलते ही है और सब जने बोलते ही है, मेरा बोलना क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आपको कि आप अपना अभ्यास करोगे वही आपका टीचर है, नोबडी कैन टीच यू, है ना। आप अपना प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ बोलिए मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मैडम, गला गर्म करने के लिए ओम कितनी बार करना चाहिए? कितनी बार लिखा है किताब में? मैडम मेरे पता नहीं, तो यूट्यूब पे वीडियो देखी 45 मिनट्स लिखा है, उतना ही करना चाहिए। वो सब आपको हरिजा मैम की क्लास में बताएंगे। आपका क्या दिन क्या है? फर्स्ट डे है मैडम। नहीं कौन से दिन में होगी आपकी क्लास? मैडम ये है ट्यूसडे शायद थर्सडे। ट्यूसडे थर्सडे है ना। हाँ तो बस फिर ट्यूसडे का इंतज़ार करो आप। मैं हरिजा मैम को बोल दूंगी कि शैलेंद्र के बहुत सारे सवाल हैं तो पहले से उनको देख लेना, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से आज अभी फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आपको एक दो चीज मैंने लिखा था वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जो अवगुण में आपने बोला ना तो उसमें 2-3 चीज और जोड़ सकते हैं। हाँ जी। एक, जैसे बहुतों को देखेंगे आप गाना गाते समय वो गले की नस को फुला के गाते। हाँ करेक्ट। और एक जो है ना जैसे डरते डरते गाते हैं। डरते डरते नहीं गाना। हाँ आवाज नहीं काटनी चाहिए है। ऐसे भी गा रहे हैं, वो भी गलत है। वो भी गलत है बिल्कुल। और तीसरा जो है कंपन आना, वो तो उसमें ऐड था कि आवाज में कंपन नहीं आना चाहिए। हाँ तो बस ये 2-3 चीज मैंने जो लिखा था वो इससे अलग था जी। मैम लास्ट एक पूरी क्लास खत्म? हाँ क्योंकि मेरी आगे भी क्लास है।
तो हाँ बोलो, तो लेकिन मैडम मैं क्या कह रहे हो? एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक शायर है, इसका गाना सुन लीजिए ना पहले शैलेंद्र। हाँ ना मैडम मैं शायर बोलता हूँ। बोला जली को राख कहते हैं, जी को खाक कहते हैं। गले को जली क्या को कहते हैं? राख, जली को राख कहते हैं। बुझी को खाक कहते हैं। हाँ वाह वाह। जो बेसुरे गानों में भी लोगों को नचा दे उसे इस पहाड़ी का दिमाग कहते हैं। ये भी क्या सही बात बात है, ये भी सही बात है। अच्छा सुनाइए, देखें क्या गाना आप गाते हैं। हाँ चलिए, अब आप गाना सुनाइए, पहले तो आपका गाना 2 लाइन सुनाइए, 2 लाइन। तो कौन सा गाना था? मुझे थोड़ा हिंदी गाना याद नहीं आ कोई रहा। कोई सा भी सुना दो। तो अंग्रेजी गाइए, जो अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी गाइए, समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश। सारा अंग्रेजी मेरी बहुत मजबूत है। जो उस भाषा में है वो भाषा में गाइए। मुझे अभी एकदम से याद नहीं आएंगे ना। लास्ट जो गाया होगा प्रोग्राम में वही गा। हाँ वही गा दो मैडम। हमारे तो यहाँ तो गढ़वाली सॉन्ग चलते हैं ना, हमारे लोकल हाँ गाइए गढ़वाली। गाओ ना, हम तो सुन लेंगे, तुम गाओ। गढ़वाली भी हैं क्लास में बैठे क्या हुए। बोलते हैं? अच्छा क्या बोलते हैं मैडम? ओ क्रीम पाउडरा घसनी की लेने, क्रीम पाउडरा घसनी की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने। सब नस गई ओन की लेने, ओ सब नस गई ओन की लेने, छोरी निर्मला समझ की लेने, छोरी निर्मला समझ की लेने। उसके बाद फिर म्यूजिक आता है। तो वो भी दे दो ना, मुंह से म्यूजिक भी दे ही दो। म्यूजिक दे के गाओ। ये नहीं हो रहा है सर। अच्छा अगली क्लास के लिए तुम गाना प्रिपेयर करके आओगे, तुमसे मैं गाना सुनूंगी, ठीक है? एक बार दोबारा एक बार शुरू का लाइन एक बार फिर से सुना दो शैलेंद्र जी। सब क्रीम पाउडरा घसनी की लेने, ओ क्रीम पाउडरा घसनी की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने। सब निस गई ओन की लेने, सब निस गई ओन की लेने, छोरी निर्मला समझ की लेने, छोरी निर्मला समझ की लेने। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर चलो सुनने के लिए। शैलेश तुम कुछ सुनाओगे? नहीं, लेकिन चीज मैं बता देता हूँ, थे आप ताल और सुर आपकी चल रहे थे, लय में भी चल रहा था, जो भी एक रिदम था। हाँ। रिदम था उसमें, रिदम था। हाँ करेक्ट। चलो शैलेश तुम कुछ सुनाओगे? मैं घर पर था नहीं तो मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। एक गुण ये भी होना चाहिए कि एन आर्टिस्ट शुड लाइक ऑलवेज बी रेडी, कि बस आप बोलो उसको वो सुना दे। सुनाओ चलो फिर। हाँ तो ऐसा गुण होना चाहिए। अभी है नहीं। ऐसा गुण हमको बनाना है ना? चलो। अरे लेकिन अभी तो तुम बोले कि अब हम फियरलेस हो गए। हाँ गाओ ना फिर। नहीं 2 मिनट पहले तुम्हारा ये स्टेटमेंट था। अच्छा ओके नो प्रॉब्लम। आप उसी में फंस गए हो। चलो बट आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो आज भी जो भी मैंने बताया, और हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? जैसे जो भी टॉपिक में लूंगी ना वो रिलेटेड इन्हीं चीजों से होगा। अच्छा लेकिन उस पे कुछ नहीं हुआ, वो जो 10 तालों पे जो हमने लिख के भेजा, 10 अलंकारों पे जो आपने भेजा मुझे। हाँ अलंकारों पे आपने जो भेजा, वो क्लास का कुछ हम बड़े बेसब्री से थे कि आज टी-शर्ट का ऐलान। मैंने पहन लिया, मैंने पहन लिया, मैंने सही किया। ये थोड़े की पहन लेना है, ऐलान भी करना है। वो कितने लोगों ने भेजा पहले तो ये बताइए। हाँ ओके सो मैं बता रही हूँ आपको। शैलेश ने भेजा था, और संगीता जी ने भेजा, मनजोत जी ने भेजा, आपने भेजा, एंड मेरे ख्याल से शायद कविता जी ने भी भेजा था। 5 जनों ने मुझे भेजा। उन 5 में से आई वुड गिव नंबर टू शैलेश, क्योंकि उसने अच्छे से लिखा था, है ना? हाँ निशा जी ने भी भेजा था, सॉरी निशा जी ने भी भेजा तो था। अभी जिसको जो आपने नंबर 1 दिया ना, तो उसका वो शेयर कीजिए। वो मैं आपको उस पे शेयर करूंगी।
ग्रुप्स में आप लोगों को मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो हाँ, तो शैलेश का मैंने पढ़ा था, बट क्योंकि जैसे निशा जी ने जो लिखा था ना, उसमें उन्होंने बहुत सारी रामायण लिखी थी कि इसके साथ ये होता है, इसके साथ ये होता है, इसके साथ ये होता है, बट वो एक क्लैरिटी जो मैं पूछ रही थी, जो मैं जा रही थी, वो क्लैरिटी सीधी सीधी थी कि भाई ये अलंकार है, इसका ये पैटर्न है, ये अलंकार है, इसका ये पैटर्न है, इस पेज का ये पैटर्न है ना। तो वो मुझे शैलेश ने, एक तो शैलेश ने अच्छे से लिख के दिया था, एंड इवन मेरे ख्याल से शायद मनजोत जी ने भी अच्छे से लिख के दिया था, वो पूरा क्लियर नहीं है मेरे को, बट हाँ शैलेश का मुझे ध्यान है, इसलिए वो मुझे अच्छा लगा था। मैडम मैंने भी बहुत छोटा सा लिखा था। कौन बोला? काफी छोटा सा लिख के भेजा था। हाँ, आपने भी लिख के भेजा था। हाँ, लेकिन आपने सबका पढ़ा है? पर सॉरी, सबका पढ़ा है? हाँ मैंने सबका पढ़ा सबका पढ़ा, मैंने आपका भी पढ़ा था, पर हाँ तो पर कोई एक ही विनर होगा ना, तो अगली बारी मैं जो टास्क दूंगी उसमें फिर मैं किसी और को विनर कर दूंगी, ठीक है। सबको मिलेगी वैसे तो, बट चलो तो ठीक, कांग्रेचुलेशन शैलेश, बिना गाना गाए प्राइज ले लिया शैलेश ने बिना गाना गाए। चलिए मैम हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जो भी लाइक वैसे रंजीत जी और शैलेश, आप लोग तो अपना एड्रेस भेज ही दीजिए ताकि मैं ये टी शर्ट आपको भेज सकूँ। वैसे पता है इसमें, रुकिए, आप अगर देखो ना तो इसमें फ्रंट में भी है और इसमें बैक में भी है, राइट, आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक। ओके, पहले उल्टा था। हाँ पहले वो बैक वाला फ्रंट में था। हाँ, बट ये एप्लीकेशन है ना, तो इसका लोगो से है, बट इवन बैक का भी अच्छा लग रहा है, मैं पीछे से भी बैक का भी अच्छा लग रहा है, लगना चाहिए ना पीछे से भी कि वो है। सो या दैट्स अबाउट इट। तो अभी फिर हम अगली क्लास में अगले सैटरडे किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी अपनी क्लास में रेगुलर आएँ और बस अच्छे से सीखिए, यही मेरी आप लोगों से विनती है ना। मराठी में बोलते हैं उद्या भेटूया, बस यही वाला पता है? नहीं कल मिलते हैं। अच्छा ओके, कल मिलते हैं। हाँ, तो लाइक बहुत लोगों से तो कल मुलाकात होगी मेरी। जो बॉम्बे के होंगे उनको समझ में आया होगा, मैंने मराठी में बोला। शुभांगी जी है ना बॉम्बे की, शुभांगी जी बॉम्बे में रहती है, मेरे को याद है। नहीं, एक और भी कोई थे जो नए क्लास ज्वाइन किए थे, वो भी बॉम्बे से थे। हाँ, आई थिंक शायद दादा साहब भी बॉम्बे से ही हैं, है ना? म्यूट हो आप, म्यूट हो। मैडम टी शर्ट तो मुझे भी गिफ्ट होनी चाहिए। रंजीत जी आप कहाँ से हैं? बॉम्बे। पूना से कौन है? पूना से भी कोई है क्या? पुणे से पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। पुणे से हैं लेकिन वो अभी ये नहीं है इस क्लास। आनंद जी हैं। हाँ, आनंद जी पुणे से हैं। हाँ, आज वो क्लास में नहीं आए। चलिए ठीक है, तो मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगी एंड तब तक के लिए मिलते हैं अपन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मैम एक क्वेश्चन। मानोगे नहीं मेरी क्लास है आगे। चलो बोलो। तो मैडम बस छोटा सा, एक टी शर्ट तो गिफ्ट मेरे को भी होनी चाहिए, मैंने इतना अच्छा गाना सुनाया लास्ट में। You have to earn it. ये ना 1.5 साल के बाद भी नहीं मिलता है। This you have to earn it. ये आपको कमानी पड़ेगी, ठीक है? ये ना मांग के देगा ये। ओके मैम। होगा। चलिए, तो शैलेश और रंजीत जी आप तो अपना एड्रेस भेज देना, बाकी अगर जिसको ये टी शर्ट चाहिए हो तो वो क्लास में आए और क्या बोलते हैं, जो भी मैं टास्क दूँ उन टास्क पे खरा उतरे, उसको ये टी शर्ट मिलेगी। तब प्राइस है वो उसका प्राइस है, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।